नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत अधिकारी के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य ग्राम पंचायत अधिकारी साथियों को अवगत कराया गया कि विभागीय कार्यों की व्यवस्था के चलते निर्वाचन उपरांत हम सभी की कोई बैठक नहीं हो पाई। इसके लिए हम संगठन के पदाधिकारी क्षमा प्रार्थी हैं। साथियों, संगठन के समस्त पदाधिकारियों की सहमति से जनपद के समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी साथियों की खुली बैठक 28 सितंबर बृहस्पतिवार 11 बजे स्थान विकास भवन के सामने होना सुनिश्चित किया गया है। सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही अवगत कराना है कि 28 सितंबर को सरकारी अवकाश है। बैठक में आने में कोई समस्या नहीं है। बैठक में मुख्य बिंदु पर चर्चा की गई कि जनपद के सचिवों के साथ कतिपय प्रधानों द्वारा किए जा रहे संवैधानिक कार्यों पर चर्चा, समस्त साथियों के वेतन इंक्रीमेंट आदि विषयों पर चर्चा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के IT पासवर्ड न मिलने पर चर्चा, पुरानी पेंशन बहाली पर चर्चा, साथियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते समय अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न पर चर्चा, संगठन का सदस्य शुल्क एवं प्रदेश संगठन द्वारा निर्देशित शाखा के खाता खोल पर चर्चा, अन्य विषय साथियों की सहमति से अनिल कुमार मंत्री और आशीष कुमार अध्यक्ष। आपका परिचय? मैं त्रिवेणी प्रसाद सिंह, संरक्षक ग्राम पंचायत अधिकारी संघ आजमगढ़। आज किस संबंध में लेकर आप लोग विकास भवन पे आज चूँकि ग्राम पंचायत अधिकारी संगठन का चुनाव हुए लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है। 6 महीना लगभग 6 महीना होने जा रहा है। सरकारी कार्य की व्यस्तता के चलते संगठन की बैठक नहीं हो पाई थी। उसी के क्रम में सभी ग्राम पंचायत अधिकारी साथी अपनी बैठक करेंगे और उनकी कुछ समस्याएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसे क्या समस्या है? समस्या इनकी है वेतन इंक्रीमेंट, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की ID नहीं मिल रही है इन लोगों को, पुरानी पेंशन बहाली है और क्षेत्र में इन लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं प्रधान द्वारा, कहीं किसी के द्वारा। तो ये अपनी रणनीति बनाने के लिए लोग बैठक कर रहे हैं। बाकी किसी प्रशासन के खिलाफ कोई बैठक नहीं है। जिस हिसाब से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार सरकारी कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, जैसा कि जहां पे नॉन BJP गवर्नमेंट है उन राज्यों में अब तो पुरानी पेंशन बहाली हो भी गई है, तो क्या लगता है 24 के चुनाव को लेकर क्या सरकारी कर्मचारी अब आने वाले समय में भाजपा को बताने का कुछ काम करेगा? देखिए, भाजपा के संबंध में तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कर्मचारियों में काफ़ी नाराज़गी है और पेंशन की लड़ाई ये लोग बड़े मन से लड़ रहे हैं। अभी दिल्ली में 1 अक्टूबर को पूरे देश से लोग धरना प्रदर्शन जा रहे हैं, जिसमें हमारे ज़िले की बहुत बड़े पैमाने पे सक्रियता है और कर्मचारी जा रहे हैं। पेंशन तो लेना ही है और पेंशन न लेने का तो सवाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर कार्यदायी संस्था की मनमानी से लोगों में आक्रोश। आंदोलित किसानों से मिले विधायक डॉक्टर संग्राम यादव। बता दें कि कटवा, रामपुर, कुकुरेपुर, सुखदेव पट्टी, मिसरौलिया सहित लगभग दर्जन गांव में जाने का PWD का पुराना एकमात्र संपर्क मार्ग था, जिसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में अधिग्रहण कर लिया गया, जिसकी वजह से इन गांवों में आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया है, जिससे उपरोक्त गांव के ग्रामीण आक्रोशित होकर पिछले 1 पखवाड़े से आंदोलित हैं, मगर कोई सक्षम अधिकारी ग्रामीणों से वार्ता नहीं की। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव बुधवार की रात लगभग 8 बजे आंदोलन किसानों से जाकर उनकी मांगों को सही बताते हुए डॉक्टर संग्राम यादव ने बताया कि एक तरफ किसान अपनी कीमती ज़मीन को कौड़ियों के भाव सरकार को दे दिया, अब सड़क के लिए किसान को आंदोलित करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम यूपीडा से बात करेंगे। इसके बाद यूपी के अधिकारियों को किसान आंदोलन की भनक लगी तो गुरुवार की सुबह यूपीडा के परियोजना निदेशक PP वर्मा व BBL के प्रोडक्ट हेड हरिहर सिंह मौके पर पहुंचकर उक्त रास्ते का मुआयना कर ग्रामीणों से बातचीत किए। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क न होने से दूसरे गाँव के खेतों आदि में घुसकर कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। यूपीडा के परियोजना निदेशक PP वर्मा व प्रोजेक्ट हेड हरिहर सिंह ने बताया कि उपरोक्त गांव में जाने का अन्य कोई मार्ग न होने की दशा में ग्रामीणों की मांग को देखते हुए शासन को इनकी समस्याओं को भेजा गया है। क्या कुछ कहा डॉक्टर संग्राम यादव, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सुनिए। तरौलिया के कटवा गांव में सड़क को लेकर के किसान आंदोलित हैं।
क्या कारण है सर, इसके लिए क्या कार्रवाई संस्था क्या है? देखिए, कारण तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इसको लेकर के कुछ दिन पहले भी इस तरह से आक्रोश उस गांव के लोगों ने व्यक्त किया था। और जब से भी लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, हम तो यहाँ के किसानों का आभार व्यक्त करेंगे। कितनी कीमती ज़मीन उन्होंने अपनी दिया था, और इस उम्मीद के साथ उनकी सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन आप देखिए, सुविधाएं अपने देश में ही अपनी सड़क पे चढ़ने की इजाज़त नहीं है, और तो और रास्ता बंद कर दे रहे हैं। तो जब जिम्मेदार प्रशासनिक अफसर आए थे तो उनको उच्च अधिकारी संज्ञान में डालना चाहिए था। और हमें जब सूचना मिली कि यूपीडा इस तरह से, तो हमने जो यहाँ एजेंसी काम करती है उनके मैनेजर से भी बात किया था, तो उन्होंने हमारा लेटर पैड मांगा था। तो हमने लेटर पैड पे भी लिख के दिया था कि आवागमन बाधित होगा, और आप प्रयास कर लें, आपके पास इतना संसाधन है कि जब आप इतनी बड़ी ज़मीन को एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो ग्रामीणों को निकलने के लिए भी आप रास्ता बना सकते हैं। तो आप जो आपका वार्तालाप हुआ है, उस वार्तालाप के क्रम में आप व्यवस्था करने का, इंतज़ाम करने का काम करिए। लेकिन इतनी बड़ी अनदेखी कभी नहीं हुई जिस तरह की अनदेखी प्रशासन के लोग और ये जो यूपीडा के लोग हैं, जो इस तरह के अनदेखी करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, कब से लोग इनकी गाड़ियां रोके हैं, और लोगों को भय है कि अगर हम जाएंगे तो ये ढाल देंगे। तो इस तरह से अविश्वास का वातावरण बना हो, तो जिम्मेदार अधिकारी को आकर के बातें रखने का काम करना चाहिए। और हम सब ने जब यहाँ पे वो लाठीचार्ज भी किए थे, तो मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था, तो उन्होंने कुछ मुआवजा दिया था। इसको लेकर के भी मेरी प्राक्कलन समिति की बैठक थी, ओपीडी भी था और सारे विभाग थे। तो मैंने कहा था कि देखिए, अड़चने हैं, और उदाहरण हमने दिया था कि अगर आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे ले लीजिए, तो अगर किसान की ज़मीन 2 फाट में चली जाती थी, तब भी निर्देश था कि हमको अंडरपास देना है ताकि किसान को तकलीफ़ ना हो। एक तो आपने ज़मीन ले लिया, कम पैसा दिया, वो तकलीफ़ की मार। दूसरी, हमारे ही गांव से हमारा रोड निकल रहा है, आप हमें बाधित कर दे रहे हैं। तो इस तरह का इनका आचरण अव्यावहारिक है और सर्वथा निंदनीय है। हम और कहते हैं एमपी से बात कराओ, तो मैं तो यहाँ का क्षेत्रीय एमएलए हूँ, ब्लॉक प्रमुख खड़े हैं, यहाँ के जिला पंचायत के सदस्य भी हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ सारे जनप्रतिनिधि तो वही हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, सब लोग तो वही हैं। और एमपी की जहाँ तक बात है, हम लोग एमपी से भी बात कर लेंगे, एमपी का भी लेटर आपको चाहिए तो ले लीजिए, जहाँ कहिए वो भी सब लोग। हम तो कहते हैं कि आजमगढ़ में हमारे 10 एमएलए हैं, आप कहिए तो हम 10 एमएलए का ला करके आपको पत्र दे देंगे, लेकिन गांव का रास्ता रोकना नहीं चाहिए आपको। जो मैं जिलाधिकारी महोदय से प्रयास कर रहा हूं बात करने का, और आश्वासन दिए थे अभी मैंने 10-15 मिनट पहले कि नहीं, मैं आपकी बात करा दूंगा। तो मेरी जैसे वो बात कराएंगे, मैं उनसे कहूँगा कि इस तरह से वो किसी भी टीम को भेज दें। कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आई है कि आज ही ढाल देंगे, आज ही कार्रवाई कर देंगे। और इतना पता नहीं कार्यदायी संस्था क्यों गुमान में है, कौन सी ऐसी आफत आ रही का। तो कम से कम बातों को तो सुनना चाहिए, और जब बातें नहीं सुनी जाएंगी। तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक तो किसानों की कीमती जमीन पहले ही शासन प्रशासन ने कौड़ियों को दाम ले लिया, अब किसान अपने गांव और अपने घर के रास्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लगता है सर, किसानों के साथ न्याय होगा? न्याय तो आप देख ही रहे हैं। और दूसरे, जहाँ तक आप ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, हम विकास के विरोधी तो हैं नहीं। यही मंच लगा था, किसान आंदोलन हुआ था, लोगों ने अनुरोध किया, यहाँ के किसानों से अनुरोध किया, हम सबसे पर्सनल अनुरोध किया। तो हम मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में कोई बाधा तो है नहीं, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। आप देखिए, बड़े बड़े तख्त ताज कहाँ जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जिनके खानदान में प्रधानमंत्री रहे, आज वो कुली बन करके अटैची ढो रहे हैं जनता के, केवल कि जनता हमें नोटिस ले। अब देखिए किस तरह का,
आज माननीय अखिलेश यादव जी किसी रास्ते पे जाते हैं, ढाबे पे चाय पीते हैं जनता के बीच। तो मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी कहा है कि आप गांव उजाड़ दीजिए, आप गांव के लोगों को रास्ता मत दीजिए। इतनी बड़ी ताकत उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ठीक है, आप गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाए, किसानों का सहयोग रहा, लेकिन बातें तो सुनिए, कहाँ बातें कही जाए। आपके अधिकारी बातें सुन लेते, यूपीडा के लोग सुन लेते, तो आप सुविधा दे दो, कितना है। गांव के लोग आजमगढ़ में शहीद आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती पर स्कूली बच्चों ने गुरुवार को दिन में 10 बजे डीएवी कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रभात फेरी निकालकर इंकलाब जिंदाबाद समेत अन्य नारे लगाकर शहीद आजम को याद किया। वही हाथों में आज़ादी से संबंधित नारे लिखे तख्तियाँ भी लिए हुए थे। इसके बाद रैदोपुर पहुंचकर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। बच्चों ने प्रतिमा स्थल पर ही नुक्कड़ सभा कर शहीद आजम के संदेशों को सुनाया। इस दौरान भगत सिंह की वेशभूषा में भी कुछ बच्चे थे। वही शिक्षक ने बताया कि भगत सिंह हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले अकेले ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको भारत के साथ ही पाकिस्तान में भी शहीद का दर्जा प्राप्त है। बहुत ही कम उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन वैचारिक रूप से बहुत ही परिपक्व थे। भगत सिंह की सोच थी कि केवल अंग्रेज चले जाएं यही नहीं कही है, बल्कि आज़ाद देश में ऐसा माहौल रहे कि कोई व्यक्ति किसी और का शोषण न करे, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव ना हो, सभी का समान रूप से विकास हो सके। सुनते हैं शिक्षक ने क्या जानकारी दी। आज आपके विद्यालय द्वारा कार्यक्रम किया गया, किस तरह से ये जयंती मनाई जा रही है और क्या बच्चों को प्रेरणा दी जा रही है? सर, आज आपको बता दूं कि 116वीं जयंती मनाई जा रही है शहीद आजम भगत सिंह की। आप देख रहे हैं कि आज पूरे भारत में कहीं जाति का लफड़ा है, कहीं धर्म का लफड़ा है, तमाम तरह की लड़ाइयाँ हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। इस तरह की खाई पाटने की सीख हमें शहीद आजम भगत सिंह से मिलती है। आज उन्हीं के उपलक्ष्य में उन्हीं की जयंती आज हम लोग पूरे विद्यालय में मना रहे हैं। विद्यालय में किस तरह का आयोजन किया गया है बच्चों को जागरूक करने के लिए? विद्यालय में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उनके जीवन परिचय को बच्चों ने प्रस्तुत किया और उनके जन्मदिन पर सोहर गीत भी कुछ शिक्षिकाओं ने प्रस्तुत किया था और तमाम शेर व शायरी से भगत सिंह को हम लोग याद किए। कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? आज प्रभात फेरी भी निकाली गई। वो आज प्रभात फेरी विद्यालय राहुल चिल्ड्रेन इंग्लिश मीडियम एकेडमी के रास्ते से होते हुए हम लोग डीएवी पहुँचे। डीएवी से होते हुए कलेक्ट्री के बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए कलेक्ट्री का कचहरी होते हुए हम लोग आगे बढ़कर के त्रिमूर्ति इलाहाबाद बैंक के पास गए, जहाँ शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति लगाई गई है। वहाँ हम लोगों ने माल्यार्पण किया और उसके बाद गगनभेदी नारों के साथ हमारी प्रभात फेरी फिर विद्यालय में लौट आई। सर, आज भगत सिंह की जयंती पर विद्यालय परिवार की तरफ से किस तरह के आयोजन किए गए, बच्चों को क्या शिक्षा? अपना परिचय बताते हैं। आज आप जानते ही हैं अमर शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है। अमर शहीद भगत सिंह हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले एक अकेले क्रांतिकारी हैं, जिनको भारत में भी सम्मान प्राप्त है और पाकिस्तान में भी सम्मान प्राप्त है। भारत के और क्रांतिकारी हैं जिनकी चर्चा पाकिस्तान में नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में भी भगत सिंह शहीद। भगत सिंह को पाकिस्तान की जनता भी शहीद का दर्जा देती है। दूसरी बात यह है कि हम अपने बच्चों को भगत सिंह के बारे में विशेष रूप से शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि भगत सिंह बहुत कम उम्र में फांसी चढ़ने के बाद भी वैचारिक रूप से इतने परिपक्व थे, उनका चिंतन, उनके विचार इतने साफ सुथरे थे कि वैसा क्रांतिकारी और परिपक्व चिंतन दूसरे क्रांतिकारियों में कम मिलता है। भगत सिंह का साफ कहना था कि हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि गोरे अंग्रेज हिंदुस्तान से चले जाएं। हमें इस बात की चिंता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा स्वतंत्र देश हो जहां इंसान के द्वारा इंसान का शोषण न हो, शोषण मुक्त समाज हो, देश में सभी का एक समान विकास हो, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति न हो, एक सेकुलर स्टेट बने जहां धर्म और जाति व्यक्तिगत स्तर पर ही हो, लेकिन धर्म और जाति को शासकीय प्रमुखता न हो। हम आज जैसी भी आज़ादी में सांस ले रहे हैं हिंदुस्तान में, ये अमर शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की देन है और हमारा फ़र्ज़ है
हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कि हमें कम से कम उन महान क्रांतिकारियों के और विशेष रूप से भगत सिंह को के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना है, उनके जीवन से सीख लेना है। भगत सिंह साफ साफ कहते थे कि क्रांति विचारों की शान पर तेज होती है, बम पिस्तौल से नहीं होती। भगत सिंह के बारे में अक्सर ये भ्रम पाल लिया जाता है कि भगत सिंह हिंसा के समर्थक रहे हैं, लेकिन भगत सिंह हिंसा के समर्थक नहीं रहे हैं। आपको याद होगा कि भगत सिंह ने असेंबली में जब बम फेंका था तो उन्होंने खाली कुर्सियों पर बम फेंका था। अगर उन्हें हिंसा करनी होती तो भगत सिंह बैठे उन कुर्सियों पर बम फेंकते जहां लोग बैठे थे। उनका उद्देश्य था कि बहरी अंग्रेज सरकार के कानों में हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ पहुंचाई जाए कि हिंदुस्तान की जनता अपनी आज़ादी के लिए मरने मिटने का संघर्ष चलाना चाहती है। ये उनका उद्देश्य था और उनका सपना, मैंने बताया कि वो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे, देश में एक ऐसी आज़ादी कायम करना चाहते थे जहाँ इंसान के द्वारा इंसान का शोषण न हो। भगत सिंह का वो सपना आज भी अधूरा है। हम आज कोई दावा करता हो कि हम विश्वगुरु बन गए, कोई दावा करता हो कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, पर आज भी इस देश में 2 प्रकार का देश है, एक अमीरों का देश है और एक गरीबों का देश है। मुट्ठी भर अमीरों को छोड़ दिया जाए तो देश के बाकी लोग वैसे ही बदहाल हैं। घर घर में बेरोजगारी है, जिनको रोजगार मिला हुआ है उनके रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है, जिन्हें जो मिल रहा है वो उनके अपने खर्च चलाने भर को पर्याप्त नहीं है, उनका जीवन चलाने को पर्याप्त नहीं है। इसलिए आज भगत सिंह के विचार बहुत प्रासंगिक हैं और हम समझते हैं कि इसलिए भगत सिंह की जयंती मनाना हमारे जैसे विद्यालय में, हमारे विद्यालय का नाम माँ पंडित राहुल शंकराचार्य के नाम पर है। हम ऐसे क्रांतिकारी व्यक्तित्वों को नमन करते हैं और उनके जो आदर्श हैं अपने बच्चों को बताते हैं, शेयर करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके जीवन को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कुल 33 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है, जिसमें 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर के निर्देशन पर जनपद में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज 28 सितंबर को कुल 33 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के 7 अभियुक्त पंजीकृत किया गया है, जिसमें 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। 4 अभियुक्त पूर्व से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। जिसके विवरण के बारे में बात करें तो देवगांव पुलिस ने 10 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है, तो कंदरा पुलिस ने 6 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। बिलरियागंज पुलिस ने 4 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है, तो मुबारकपुर पुलिस ने 4 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। वहीं फूलपुर पुलिस ने भी 4 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। थाना कोतवाली की बात करें तो थाना कोतवाली पुलिस ने 3 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो वहीं थाना तरवा पुलिस ने 2 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है और उसके बाद साथ ही साथ 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में भी पुलिस ने सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत अधिकारी के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य ग्राम पंचायत अधिकारी साथियों को अवगत कराया गया कि विभागीय कार्यों की व्यवस्था के चलते निर्वाचन उपरांत हम सभी की कोई बैठक नहीं हो पाई, इसके लिए हम संगठन के पदाधिकारी क्षमा प्रार्थी हैं। साथियों, संगठन के समस्त पदाधिकारियों की सहमति से जनपद के समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी साथियों की खुली बैठक 28 सितंबर बृहस्पतिवार 11 बजे स्थान विकास भवन के सामने होना सुनिश्चित किया गया है। सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही अवगत कराना है कि 28 सितंबर को सरकारी अवकाश है, बैठक में आने में कोई समस्या नहीं है। बैठक में मुख्य बिंदु पर चर्चा की गई कि जनपद के सचिवों के साथ कतिपय प्रधानों द्वारा किए जा रहे संवैधानिक कार्यों पर चर्चा, समस्त साथियों के वेतन इंक्रीमेंट आदि विषयों पर चर्चा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के IT पासवर्ड न मिलने पर चर्चा, पुरानी पेंशन बहाली पर चर्चा, साथियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते समय अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न पर चर्चा, संगठन का सदस्य शुल्क एवं प्रदेश संगठन द्वारा निर्देशित शाखा के खाता खोल पर चर्चा, अन्य विषय साथियों की सहमति से अनिल कुमार मंत्री और आशीष कुमार अध्यक्ष। आपका परिचय? मैं त्रिवेणी प्रसाद सिंह, संरक्षक ग्राम पंचायत अधिकारी संघ आजमगढ़। आज किस संबंध में लेकर आप लोग विकास भवन पे? आज चूँकि ग्राम पंचायत अधिकारी संगठन का चुनाव हुए लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है, 6 महीना लगभग 6 महीना होने जा रहा है। सरकारी कार्य की व्यस्तता के चलते
संगठन की बैठक नहीं हो पाई थी। उसी के क्रम में सभी ग्राम पंचायत अधिकारी साथी अपनी बैठक करेंगे और उनकी कुछ समस्याएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसे क्या समस्या है? समस्या इनकी है वेतन इंक्रीमेंट, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की आईडी नहीं मिल रही है इन लोगों को, पुरानी पेंशन बहाली है और क्षेत्र में इन लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं प्रधान द्वारा कहीं किसी के द्वारा। तो ये अपनी रणनीति बनाने के लिए लोग बैठक कर रहे हैं, बाकी किसी प्रशासन के खिलाफ कोई बैठक नहीं है। जिस हिसाब से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार सरकारी कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, जैसा कि जहां पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है उन राज्यों में अब तो पुरानी पेंशन बहाली हो भी गई है, तो क्या लगता है 24 के चुनाव को लेकर क्या सरकारी कर्मचारी अब आने वाले समय में भाजपा को बताने का कुछ काम करेगा? देखिए, भाजपा के संबंध में तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कर्मचारियों में काफ़ी नाराज़गी है और पेंशन की लड़ाई ये लोग बड़े मन से लड़ रहे हैं। अभी दिल्ली में 1 अक्टूबर को पूरे देश से लोग धरना प्रदर्शन जा रहे हैं, जिसमें हमारे ज़िले की बहुत बड़े पैमाने पे सक्रियता है और कर्मचारी जा रहे हैं। पेंशन तो लेना ही है और पेंशन न लेने का तो सवाल ही नहीं है। नवरात्र के पावन पर्व पर शुभ अवसर पर नंदिनी फिल्म प्रोडक्शन द्वारा देवी गीत शूटिंग सेट का भव्य उद्घाटन आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजय कुमार पांडे द्वारा फीता काटकर शूटिंग सेट का भव्य उद्घाटन किया। वही जनपद के संगीतकार अमित संगीत महाविद्यालय के डायरेक्टर अमित ओझा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान किया गया। गायक कलाकार राजेश रंजन, कैमरामैन पंकज पावर, संगीतकार वीरू मिश्रा द्वारा आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र मल्यार्पण स्वागत सम्मान किया गया। संजय कुमार पांडे ने अपने मुखारबिंद से कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए अपना शुभ आशीर्वाद दिया कि कलाकार समाज के वह आईने हैं जो समाज में फैले कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प लेकर अपने गीत संगीत से प्रस्तुत करते हैं। इन कलाकारों को जो देवी गीत एल्बम बन रहे हैं उसे देखने की जरूरत है, कलाकारों का सम्मान करने की जरूरत है। वही अमित ओझा ने भी अपने शिष्यों को शुभ आशीर्वाद देते हुए सभी की मंगल कामना की। कलाकारों में कैमरामैन डायरेक्टर पंकज पावर, संगीतकार वीरू मिश्रा, अमित संगीत महाविद्यालय के डायरेक्टर अमित ओझा, बरखा मिश्रा, कंचन राजफल, सुमित्रा कंचन भारद्वाज, रवि रावत, रितेश मौर्य, संदीप सिंह, पीयूष यादव सहित तमाम लोग उन्होंने कार्यक्रम संयोजन का कार्यक्रम का भव्य रूप दिया। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्ण पाल का पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष सजानंद राय मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद दिनेश लाल यादव निर्भा मौजूद रहे। अध्यक्षता निवर्तमान जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने किया। संचालन जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव ने किया। जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल जब अपने निज आवास में कार्यक्रम स्थल पर आने के लिए निकले तो उत्साहित कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मार्ग में विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया। बलिया कल्याणपुर मार्ग, उगरौड़ा हाफिजपुर में डॉक्टर मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। भंवरनाथ चौराहे पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्र गुड्डो के नेतृत्व में किया गया। जिलाध्यक्ष ने बाबा भंवरनाथ के दरबार में जलाभिषेक किया। करतारपुर तिराहे पर पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयनाथ सिंह के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। आगे युवा मोर्चा अध्यक्ष निखिल राय के नेतृत्व में युवाओं ने भव्य स्वागत किया। क्षेत्रीय मंत्री मंजू सरोज ने भव्य स्वागत किया। बवाली मोड़ जजी मैदान तिराहे पर नगर महामंत्री धर्मवीर चौहान, नीरज सिंह, संतोष चौहान के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। स्वामी विवेकानंद तिराहे पर जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। पंडित दीनदयाल चौराहे पर जिला उपाध्यक्ष सजानंद राय के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने हरियोत कला भवन में आयोजित स्वागत समारोह में सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का वस्त्र भेंट कर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर लालगंज जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि संगठनात्मक संरचना के अनुसार आजमगढ़ में भले ही 2 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन हम आजमगढ़ और लालगंज के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे और आजमगढ़ और लालगंज दोनों सीटें जीतकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल का मैं लालगंज कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष सजानंद राय ने कहा कि कुशल संगठनकर्ता श्री कृष्ण पाल जी को शीर्ष नेतृत्व ने जिलाध्यक्ष बनाया है, जिसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस अवसर पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी निष्ठा से सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आजमगढ़ में संगठन को और मजबूत करने का काम करूँगा। आजमगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव में अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के दम पर जन सहयोग से आजमगढ़ में कमल खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का काम करूँगा।
भारतीय जनता पार्टी के कर रही है। बता दें कि जयनाथ सिंह पूर्व में भाजपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे अपनी तेज तर्रार छवि से काफ़ी चर्चा में रहते थे। जिलाध्यक्ष रहने के दौरान उनके यहाँ जनता दरबार लगता था। बताते चले कि अतरौड़िया क्षेत्र के भवानीपुर निवासी जयनाथ सिंह ने सिवली कॉलेज से छात्र राजनीति की शुरुआत की और 1987 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह के सानिध्य में वह भाजपा में शामिल हुए। 1987 से लगातार वह भाजपा में ही बने रहे। इस दौरान युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी में भी उनको 2 बार जगह मिली। 2012 में भाजपा के टिकट से आजमगढ़ सदर विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़े, मगर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। 2018 में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय का कार्यकाल पूरा होते ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने जयनाथ सिंह को पार्टी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया था। वर्तमान में वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। सोशल मीडिया पर है कि आपको भाजपा जो है टिकट देने जा रही लोकसभा का, तो क्या सत्यता है? किस तरह से आपसे पार्टी शीर्ष नेताओं से कोई वार्ता हुई अब तक? देखिए, मैंने भी अभी देखा है कहीं से सूचनाएं चल रही है कि नहीं लोकसभा में लड़ सकते हैं। इस तरह की बात अभी मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा है। यह शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा, केंद्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा उसका पालन होगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। और हम तो हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं और हमेशा समर्पित रहेंगे। जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उसका पालन होगा। अब तक सर इस संबंध में आपसे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कोई बातचीत की हो, इस तरह की कोई बात संबंध? अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है कि पार्टी का पार्लियामेंट्री का निर्णय है, सर्वे होगा, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पार्टी का जो निर्णय होगा उसमें मैं तैयारी। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर भाजपा आपको चुनाव मैदान में उतारती है तो इसको लेके आपकी क्या तैयारी है? मैं पूर्ण रूप से हमेशा तैयार हूँ और हम जमीनी कार्यकर्ता, हम लोग जनपद में प्रत्येक कार्यकर्ताओं के डोर टू डोर सबके सुख दुख में पार्टी के कार्यक्रमों में हमेशा रहते हैं। हमको तैयारी नहीं कुछ करनी है, तैयारी उनको करनी है जो ऊपर से आएंगे, तैयारी करेंगे। दूसरे दल के लोगों को तैयारी करनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई तैयारी नहीं करी। पूरी तैयारी पूर्ण रूप से हमेशा तैयार है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीता है, तो क्या 24 में भी भाजपा सपा के गढ़ में चुनाव जीत दर्ज करेगी? निश्चित रूप से आपकी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आजमगढ़ सदर लोकसभा से जीतेगी। कहीं न कहीं आजमगढ़ के लोकसभा सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। इस गढ़ को रण को भेदने के लिए आपके पास क्या तैयार है? गढ़ कभी था, लगातार सपा और बसपा की सरकारें थी, लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश में, जब से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हुए हैं और केंद्र में लोकतंत्र के महानायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, केंद्र सरकार की नीतियां, उपलब्धियां और प्रदेश सरकार की नीतियां और उपलब्धियों से जनता, गरीब जनता, पिछड़े तबके के लोग, हर वर्ग प्रसन्न है। और भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और भारतीय जनता पार्टी सबका विश्वास जीत चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। रणनीति क्या है? रणनीति संगठन और सरकार ये बना चुकी है। अब केवल रण क्षेत्र में उतरना है सब। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा, मजबूती से हम लोग उसका स्वागत है, उसका अभिनंदन है। हम सब निश्चित रूप से हर बूथ पे कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी कर चुके हैं। सेक्टर वाइज हमारा संगठन मजबूत है, हमारा मंडल वाइज संगठन मजबूत है, हमारा जिला स्तर, विधानसभा स्तर, हमारा सारा संगठन मजबूत है। मजबूती से कार्यकर्ता अपने कार्य में लगे हैं और हम सब प्रत्येक कार्यक्रमों को बहुत पार्टी के निर्देश का पालन करते हैं। उसी में हम सब विश्वास करते हैं कि पार्टी का जो निर्देश है उसका पालन होगा। धन्यवाद। आजमगढ़ शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिवस पर भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कल शामनगर के रैदोपुर तिराहे पर स्थापित भगत सिंह की मूर्ति आज की साफ सफाई करके दीप जलाए। पुनः आज सुबह ही माल्यार्पण करके भगत सिंह पर एक गोष्ठी किया। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा, अपने परिवार के अलावा समाज की भी परवाह करने वालों के लिए भगत सिंह प्रेरणा के पुंज हैं। उनके त्याग बहादुरी की गाथा सुनकर जिसके भी शरीर मन में हलचल न पैदा होती हो और सामाजिक व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। भगत सिंह भारत रक्षा दल के आदर्श है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च
न्यौछावर कर दिया और उनके मन में कभी ऊंच नीच छोटे बड़े का भाव नहीं आया। उस भगत सिंह का जन्मदिवस मनाते हुए हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है। इसी अवसर पर भारत रक्षा दल के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश यादव ने गेलवारा गांव में लोगों में मिठाई और बच्चों को चॉकलेट आदि बांटकर भगत सिंह का जन्मदिन मनाया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रवि प्रकाश, जयप्रकाश, सोनू पंडित, हिमांशु सिंह, सुनील वर्मा, शिवम बर्नवाल, राजना अस्थाना, मनीष भार्गव, मनोहर, नसीम अहमद, महेंद्र चौहान, दीपक जायसवाल, दुर्गेश आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। भोजपुरी फिल्म मंडप के डायरेक्टर आनंद सिंह और प्रोड्यूसर रोशन सिंह ने सामूहिक रूप से कहा कि भोजपुरी के सुपरस्टार सांसद दिनेश लाल यादव, निरहुआ और आम्रपाली दुबे स्टारर फिल्म की शूटिंग आजमगढ़ के तमाम महत्वपूर्ण स्थानों पर हुई है। नारी सशक्तिकरण और बेटियों की महत्व और गरिमा को दर्शाते हुए साफ सुथरी, सामाजिक और पारिवारिक फिल्म है। इसे में आजमगढ़ के कई कलाकार महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। यह फिल्म अपने सपने को सच करने जैसा है। इसका ग्रैंड प्रीमियम 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से मुंबई के PVR थिएटर इन्फिनिटी मॉल अंधेरी में होगा। रास्ते की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों के बीच कदनपुर पहुंचे उप जिलाधिकारी। रास्ते की मांग को जायज़ बताया। बता दें कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में कार्यरत संस्था द्वारा ग्रामीणों के मुख्य मार्ग को अधिग्रहण किए जाने के विरोध में एक सप्ताह से ग्रामीणों ने विरोध कर प्रदर्शन शुरू किया था, जिसमें कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीणों के बीच वार्ता करने नहीं पहुंचा। वही बुधवार की शाम लगभग 8 बजे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव आंदोलन कर रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचे और यूपीडा व जिलाधिकारी से वार्ता की, जिसकी सूचना मिलते ही आज बृहस्पतिवार दोपहर जिलाधिकारी प्रेमचंद्र मौर्य और यूपीडा के अधिकारी आंदोलन कर रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उनसे वार्ता की। ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनकी मांगों को जायज बताते हुए जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उप जिलाधिकारी ने कहा कि जिलाधिकारी को रास्ते की समस्या को अवगत करा दिया गया है। जब तक ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता नहीं बन जाता तब तक ग्रामीणों का कोई भी मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। आज सुनते हैं कि उप जिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य ने क्या कुछ कहा। एक्सप्रेस में ग्रामीणों ने काम रोक दिया था, रास्ते की मांग थी, आज आप यहाँ हैं, क्या मामला है इसके बाद? इसमें देखिए ग्रामीणों की ये मांग थी कि इनका जो एक संपर्क मार्ग बनना है वो जब तक बन ना जाए तब तक पुलिया का काम ना किया जाए। आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं, इसमें सहमति बनी है कि बीच का जो मेन वर्क होना है वो होता रहेगा और सड़क मार्ग के लिए लेटर गया हुआ है, अनुमोदन मिलते ही वो बनेगा, तब तक पुलिया का काम रुका रहेगा। जैसे लोगों को मांग थी, पुराना मार्ग है, शायद पुराने मार्ग पे कार हो रहा है, वो भी कहा गया जब तक ना बने रोका ना जाए, इसके लिए क्या है? नहीं, पुराना वाला चलता रहेगा, जो सामने का है सामने वाला ये चलता रहेगा। पुराना मार्ग पे कोई अवरोध, कोई कार कोई अवरोध नहीं रहेगा। और उन लोग की क्या मांगे थी? ऐसा कुछ इनका मुख्य मांग ये था कि जो बगल में सड़क बननी है इन लोगों के लिए, निकास के लिए उसकी ज़रूरत है। तो ये अभी इंजीनियर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा ये 600 मीटर का है, 600 मीटर के लिए सहमति ले रहे हैं। सहमति लेटर आते ही उस पर काम शुरू हो जाए। कई बार सर पुराने एसडीएम साहब भी आए, कई बार इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, क्या वो पास होगा कि नहीं? वो कई बार आता कि पास नहीं होगा, इसलिए किसान आंदोलित हो रहे हैं, इसके लिए क्या नहीं, वो पास होगा। लगातार पत्राचार हो रहा है और डीएम सर भी उसमें पत्र लिखे हैं और निश्चित ही वो पास हो जाएगा और उनका मार्ग बनेगा। जनहित मार्ग है सर, कई गांव मार्ग रुक रहा है सर, इसके लिए जनहित मार्ग है, उसी के दृष्टिगत पत्र लिखा गया है और ये वहाँ से स्वीकृति आने पर तुरंत इसका निर्माण कार्य होगा।